मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग मेमोरी और मेमोरी यूनिट्स को पढ़ेंगे। मेमोरी क्या है, कितने टाइप की मेमोरीज हैं, क्या क्या उनके कॉन्फ़िगरेशंस हैं और उनकी यूनिट्स क्या क्या हैं। इस टॉपिक को आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद जो सेशन आएगा वहां से हम लोग शुरू करेंगे एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, जिसके अंदर हम लोग अलग से टाइप वाइज पढ़ेंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। हर एक चीज को कैटेगरी वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे। एमएस ऑफिस एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आपका रहने वाला है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में, एग्जाम्स में देखे जाते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की आपकी हेडिंग डाल लीजिए, डे 4, मेमोरी एंड मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी क्या क्या है उनको आज हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले डालेंगे नाम कैशे मेमोरी का। ये कैशे मेमोरी क्या है? आपने एक हायरार्की पढ़ी थी, उस हायरार्की को एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले है सीपीयू। सीपीयू को अगर किसी चीज की नीड होगी वो किससे मांगेगा? रजिस्टर से। अगर वो डेटा उसको रजिस्टर्स में नहीं मिलता तो कहां पे जाएगा? कैशे के पास। कैशे के पास नहीं है तो वो जाएगा रैम के पास। रैम के पास भी नहीं है तो वो किस में जाएगा? हार्ड डिस्क। ये आपने एक हायरार्की पढ़ी थी। सबसे फास्ट होते हैं रजिस्टर, सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी कैशे, फिर रैम, फिर हार्ड डिस्क। सबसे क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे बनेंगे वो भी आज एमसीक्यू फॉर्मेट करेंगे। पहले थ्योरी करते हैं। कैशे के बारे में लिखना शुरू करते हैं। कैशे जो है सेकंड फास्टेस्ट फास्टेस्ट मेमोरी है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि सबसे फास्ट क्या है? रजिस्टर, फिर है कैशे। तो सेकंड फास्टेस्ट है हमारी कैशे। और ये किस नेचर की है? ये टेम्परेरी मेमोरी है। ये डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती, वोलेटाइल इन नेचर है। डेटा को रिगेन नहीं करती। अगर एक बार आपने पावर ऑफ कर दिया तो आपको दोबारा से काम शुरू करना पड़ेगा। ये डेटा को होल्ड नहीं करेगी। फिर ये बात आती है पार्ट ऑफ। जो कैशे मेमोरी है, कैशे मेमोरी इज ए पार्ट ऑफ। कैशे मेमोरी किसका पार्ट है? कैशे मेमोरी किसकी कैटेगरी में आता है? कैशे मेमोरी इज ए पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। किसका पार्ट है? प्राइमरी मेमोरी का। या प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम मेन मेमोरी। या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हैं? इंटरनल मेमोरी। सेकंड लेक्चर को रिकॉल करो। अगर आपने उन सेशंस को ध्यान से सुना है तो सारी बातें समझ में आएंगी। कैशे मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी, या फिर मेन मेमोरी, या फिर इंटरनल मेमोरी, या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का हमने चार नाम दिए थे। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग चार नाम से बुला सकते हैं: मेन मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, या इंटरनल मेमोरी। कैशे मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन, इसके बीच में लोकेटेड है तो आप लोग बोल सकते हैं सीपीयू एंड रैम। कैशे मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन सीपीयू एंड रैम। ये देखिए जरा, हायरार्की को समझिए। कैशे यहाँ पे था, रैम इसके बाद आया, रजिस्टर्स थे, और एक रजिस्टर के लिए हमने एक पॉइंट पढ़ा था, वो ये था: रजिस्टर्स लाइज इनसाइड सीपीयू। रजिस्टर्स लाइज इनसाइड सीपीयू। रजिस्टर्स आपके सीपीयू के अंदर होते हैं। इसलिए हमने बोल दिया कि जो आपकी कैशे मेमोरी है वो किसके बीच में लाई करती है? सीपीयू एंड रैम। होल्ड्स। कैशे मेमोरी क्या होल्ड करती है? कैशे मेमोरी क्या होल्ड करती है? फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस। कैशे मेमोरी होल्ड्स frequently used instructions and data.
कैशे मेमोरी वो डेटा होल्ड करती है जो कि फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है या फिर डिमांड में है, ठीक है, या फिर इंस्ट्रक्शंस और डेटा जो आपके डिमांड में है, जो यूजर को चाहिए, उनको होल्ड करती है आपकी कैशे मेमोरी। कनेक्टेड विद, कैशे मेमोरी इज कनेक्टेड विद, कैशे मेमोरी जो है वो कनेक्ट होती है आपकी मदरबोर्ड के साथ। मदरबोर्ड के साथ ही आपकी कनेक्टेड होती है। मदरबोर्ड के अंदर इसका एक स्लॉट होता है जहां पे कैशे मेमोरी यूज होती है, ठीक है। फिर है डेटा और वर्ड फाउंड इन कैशे। अगर यूजर को कोई डेटा चाहिए, कोई वर्ड चाहिए, और अगर उसको मिल जाता है कैशे मेमोरी में, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे? तो इसको आप लोग बोलते हैं हिट। हिट। डेटा और वर्ड इज नॉट फाउंड इन कैशे। अगर डेटा और वर्ड जो यूजर को चाहिए अगर वो कैशे में नहीं मिलता, तो उसको क्या बोलते हैं? मिस। मिस, नहीं मिलता। परफॉर्मेंस मेजर्ड, इसकी जो परफॉर्मेंस है कैशे मेमोरी की, इसमें मेजर की जाती है। तो आप लोग लिखें हिट रेशो। हिट रेशो, कैशे मेमोरी की परफॉर्मेंस को आप लोग मेजर करेंगे हिट रेशो में। साइज ऑफ कैशे मेमोरी, साइज जो है कैशे मेमोरी का वो कितना है? दो साइज है इसके, एक है 8 KB एंड 64 KB। 8 KB और 64 KB, 64 KB। 8 KB एंड 64 KB, ठीक है। ये दो साइज हैं आपके। अब आप लोग समझेंगे कि इतने छोटा साइज है कैशे मेमोरी का, तो इतनी फास्ट कैसे है? यही एक रीजन है कि इतनी फास्ट है, क्योंकि 8 KB बहुत कम स्पेस होता है, 64 KB बहुत कम स्पेस होता है। कम स्पेस है, इसीलिए ये फास्ट। इसके अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता। जब तक यूजर को वो चीज चाहिए, जब तक यूजर कोई टास्क कर रहा है, तब तक उस डेटा को वो होल्ड करेगा। उसके बाद जैसे ही यूजर इसको अपने सिस्टम को शट डाउन कर देगा, वैसे ही आपकी जो मेमोरी थी वो खाली हो जाएगी, ब्लैंक। वो डेटा को स्टोर नहीं करेगी कैशे मेमोरी, इसीलिए आपकी फास्ट है। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे। कैशे मेमोरी को हमने पढ़ लिया, इससे रिलेटेड जो बातें थी वो हमने समझ ली। अब हम लोग करेंगे इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू होल्ड। मेन मेमोरी के बीच में और सीपीयू के बीच में जो आपका मेमोरी है, उसको आप लोग क्या बोलेंगे? इसको आप लोग बोलेंगे कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन एवर द डेटा इज फाउंड इन कैशे मेमोरी इट इज कॉल्ड। जब भी डेटा आपको कैशे मेमोरी में मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हिट। इसको हम लोग बोलते हैं हिट। वेन एवर द डेटा इज नॉट फाउंड इन द कैशे मेमोरी इज कॉल्ड एज। अभी आपको समझाया था, अगर डेटा कैशे मेमोरी में नहीं मिलेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे मिस। ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड कैशे, जो सीपीयू और कैशे के बीच में जो ट्रांसफर होगा वो किस टाइप का होगा? जो भी डेटा ट्रांसफर किया जाएगा कैशे से सीपीयू में या सीपीयू से कैशे में, उसको हम लोग क्या कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो उसको करेंगे वर्ड ट्रांसफर। वर्ड ट्रांसफर। हियर नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ कैशे मेमोरी। कौन सा इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि डिसएडवांटेज शो करता है कैशे मेमोरी का? फर्स्ट है कैशे मेमोरी इज फास्टर देन द मेन मेमोरी, ठीक है। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम, ठीक है, कि कम एक्सेस टाइम लगता है किसी चीज को ढूंढना हो तो उसमें टाइम कम लगाएगा, तो ये डिसएडवांटेज तो नहीं है, तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस इसकी। इट स्टोर्स डेटा फॉर टेम्परेरी यूज, ये डेटा को टेम्परेरी यूज के लिए स्टोर करता है, बिल्कुल सही बात है, जब तक यूजर को उसकी नीड है तब तक ये इसको स्टोर करेगा। लास्ट ऑप्शन, कैशे मेमोरी हैज लिमिटेड कैपेसिटी, कि कैशे मेमोरी के पास सिर्फ लिमिटेड कैपेसिटी है। हाँ, ये एक डिसएडवांटेज है कि हम लोग डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते। ये एक डिसएडवांटेज है कि इसके पास लिमिटेड कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रैम डज कैशे यूज।
किस टाइप की रैम को कैशे यूज करता है? तो यहाँ पे हमने पढ़ा था एस रैम। यहाँ पे सेकंड लेक्चर में आपने पढ़ा था एस रैम इज मेड अप ऑफ कैशे। एस रैम इज मेड अप ऑफ कैशे। एस रैम आपकी कैशे से बनती है, तो ये पॉइंट आपने पढ़ा था। तो हम लोग बोल सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ रैम डज कैशे यूज। तो कैशे इसमें यूज होती है, कौन सा टाइप की रैम में होती है यूज? तो आपके दो रैम थी, एस रैम और डी रैम। एस रैम में आपका कैशे यूज होता है क्योंकि एस रैम आपकी कैशे मेमोरी से बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, द मेमोरी इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू सीपीयू। कौन सी ऐसी मेमोरी है जो कि सीपीयू के बहुत क्लोज है? वेरी क्लोज। तो हमें हायरार्की को समझा, पहले सीपीयू, सीपीयू के साथ अटैच्ड है रजिस्टर्स, रजिस्टर्स के बाद कैशे, कैशे के बाद रैम और रैम के बाद हार्ड डिस्क। तो मेमोरी क्लोज टू सीपीयू कौन है? रजिस्टर्स। कैशे इज मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एज, कैशे मेमोरी को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कैशे स्टोर, सेकंड है रैम स्टोर, थर्ड है बोथ ऑफ दीज एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो कैशे मेमोरी को आप लोग कैशे स्टोर भी बोल सकते हैं और रैम स्टोर भी बोल सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो बोथ ऑफ दीज, ये दोनों ऑप्शन सही है कि कैशे मेमोरी को आप लोग कैशे स्टोर भी बोल सकते हो और रैम स्टोर भी बोल सकते हो। तो ये कुछ एमसीक्यू थे कैशे मेमोरी से रिलेटेड। आगे चलते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब एक कंसेप्ट आया, व्हाट इज एल आर यू। एल आर यू क्या है? इट स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। एल आर यू एक कंसेप्ट है, अभी समझेंगे ये क्या कंसेप्ट है। इसका मतलब होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड ओल्ड। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट पॉलिसी। रिप्लेसमेंट पॉलिसी, रिप्लेसमेंट पॉलिसी कैशे। कैशे इस टेक्नोलॉजी को यूज करता है। एलआरयू टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कैशे मेमोरी। रिप्लेसमेंट पॉलिसी इन कैशे, ठीक है। इसके बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे। व्हेन कैशे इज फुल, जब कैशे मेमोरी फुल हो जाती है, एलआरयू टेक्निक इज यूज। जब आपकी कैशे मेमोरी फुल हो जाएगी, तब हम लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जिसका मतलब है एल आर यू। एल आर यू का मतलब है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड डेटा। इट इज यूज्ड टू मेक रूम फॉर न्यू एलिमेंट्स by replacing or discarding least recently used data first। समझिए पॉइंट था। एलआरयू एक टेक्निक थी, इस टेक्निक का यूज किया गया कैशे मेमोरी के अंदर। अब कैशे के पास लिमिटेड कैपेसिटी है 8 केबी की और 64 केबी की। अगर यूजर वहां पे बहुत सारे प्रोग्राम्स को, बहुत सारे विंडोज को ओपन कर लेता है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी कैपेसिटी कैशे मेमोरी की फुल हो जाएगी। अब उसके पास मेमोरी नहीं बची कैशे के पास कि मैं डेटा को और टेम्परेरी स्टोर कर सकूं। और सारी विंडोज ओपन है यूजर की,
अब कैशे मेमोरी क्या करेगा? कैशे मेमोरी LRU टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड टेक्निक का वो यूज करेगा। कैशे मेमोरी क्या करेगा? जो फाइल आपने सबसे पहले खोली थी, सबसे पहले ओपन की थी, या फिर जो अब तक आप लोग कम से कम यूज कर रहे हो, सबसे कम उस विंडो को आप यूज कर रहे हो, बिल्कुल ही कम, तो उसको वो रिप्लेस कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, उसकी जगह नए डेटा को स्टोर करता जाएगा। और जैसे ही आपको पुराने डेटा की जरूरत पड़ेगी, उनमें से किसी और फाइल को रिप्लेस करके कैशे मेमोरी वो आपकी जो यूजर को जो फाइल चाहिए उसको आगे कर देगा। ये जो है आपका स्वैप इन और स्वैप आउट की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। डेटा चाहिए हो तो ले लो, डेटा नहीं चाहिए तो इसको हटा दो। LRU टेक्निक इज यूज्ड तब जब आपकी कैशे मेमोरी फुल हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, LRU का फुल फॉर्म क्या है? दूसरी बात, LRU टेक्निक किस मेमोरी में यूज होती है? तो आप लोग बोलेंगे कैशे मेमोरी में यूज होती है। ठीक है, कब यूज होती है? जब आपकी कैशे मेमोरी फुल हो जाए तब हम लोग LRU टेक्नोलॉजी का इसके ऊपर MCQ करते हैं। LRU स्टैंड फॉर, LRU का फुल फॉर्म क्या था? लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जाएगा, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड फॉर मिनिमाइजिंग मेमोरी कार्ड प्रोसेसर स्पीड मिसमैच कंसेप्ट कोड। फॉर मिनिमाइजिंग मेमोरी कार्ड प्रोसेसर स्पीड मिसमैच कंसेप्ट कोड। इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? कैशे मेमोरी। ठीक है, कैशे मेमोरी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका फुल फॉर्म जरूर आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि LRU टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टर्स मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी क्या है? तो आपने पढ़ा था, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, रिसाइड्स इनसाइड, इसके अंदर ये इनसाइड कहाँ पे रिसाइड करता है? CPU के अंदर। कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर्स। कलेक्शन जो है फ्लिप फ्लॉप का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर्स। और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप कलेक्शन ऑफ बिट्स, कलेक्शन ऑफ बिट्स। बिट्स का मतलब बाइनरी डिजिट्स, 0 और 1 के फॉर्मेट में कलेक्शन होता है आपका, तो हम लोग फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। और कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? रजिस्टर्स। रजिस्टर्स होल्ड डेटा। कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? तो लिख लीजिए 32 बिट या फिर 64 बिट्स। रजिस्टर्स होल्ड डेटा 32 बिट्स और 64 बिट्स। कैशे मेमोरी होल्ड्स डेटा कितना? 4 KB टू 64 KB। स्पीड ऑफ CPU, स्पीड ऑफ CPU इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स की लैंग्वेज में स्पीड ऑफ CPU क्या होगी? नंबर ऑफ बिट ऑफ रजिस्टर्स, नंबर ऑफ बिट ऑफ रजिस्टर। ये आपकी CPU की स्पीड होगी। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं इसके ऊपर। विच मेमोरी इज इनसाइड द CPU? कौन सी ऐसी मेमोरी है जो CPU के अंदर होती है? तो बोलेंगे रजिस्टर्स मेमोरी। नेम द फास्टेस्ट मेमोरी, तो यहाँ पे नाम आएगा रजिस्टर का। अगर रजिस्टर ऑप्शन में ना होता तो नाम आता कैशे का, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर गिवन है तो नाम रजिस्टर का ही आएगा। रजिस्टर जो है हमारी फास्टेस्ट मेमोरी है। उसके बाद रजिस्टर इज ए ग्रुप ऑफ, रजिस्टर जो है किसका ग्रुप है आपका? तो आप लोग बोलेंगे सर फ्लिप फ्लॉप का। द रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ, रजिस्टर जो है वो किस टाइप का है? ये आपका होता है सीक्वेंशियल सर्किट, या फिर जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। रजिस्टर जो है वो किस टाइप के होते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? तो इसको आप लोग बोलेंगे सीक्वेंशियल सर्किट या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर? चलिए हेडिंग डाल लीजिए वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो कि इल्यूजन क्रिएट करती है कि उसके पास बहुत ज्यादा स्पेस, जबकि उसमें एक्चुअल में उसके पास इतना ज्यादा स्पेस होता नहीं है। वो जो वर्चुअल मेमोरी है वो स्पेस उधार मांगती है किससे? हार्ड डिस्क से। उसको स्पेस चाहिए हार्ड डिस्क से, वो हार्ड डिस्क से डेटा मांगेगी कि मेरे को थोड़ी स्टोरेज के लिए जगह दे दो। ठीक है, मतलब कुल मिला के वर्चुअल मेमोरी हेल्प करती
रैम की, किसमें? रैम की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने। पॉइंट लिख देते हैं हम लोग साथ के साथ। वर्चुअल मेमोरी रैम की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने में। ये लो जी, एक पॉइंट हमने लिख दिया कि वर्चुअल मेमोरी का नाम कब आया। वर्चुअल मेमोरी का नाम तब आया जब हमें रैम की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना था। अब रैम की जब स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा तो वो हेल्प कौन करेगा? वर्चुअल मेमोरी शो करेगा। इल्यूजन ऑफ हैविंग लार्ज मेमोरी, इल्यूजन ऑफ हैविंग लार्ज रैम, लार्ज रैम। वर्चुअल मेमोरी जो है इल्यूजन क्रिएट करती है कि रैम जो है बड़े साइज की। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो वर्चुअल मेमोरी के बारे में। स्पेस उधार मांगा जाता है किससे? हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क से ये स्पेस उधार मांगेगी रैम के लिए, और लगेगा रैम के पास डेटा स्टोर करने के लिए काफी जगह है। एक स्पेस फ्रॉम कहाँ से स्पेस लेगा? तो सेकेंडरी मेमोरी से। अगर हार्ड डिस्क ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग बोलेंगे सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि हार्ड डिस्क आपका सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। स्वैप इन और स्वैप आउट ऑपरेशन इज यूज। स्वैप इन और स्वैप आउट ऑपरेशन का यूज किया जाता है इस टेक्नोलॉजी में। कैसे? हार्ड डिस्क से रैम ने जगह ली और फिर जगह वापस कर दी। स्वैप इन और स्वैप आउट का जगह ली, रैम ने क्या किया? रैम ने हार्ड डिस्क से स्पेस लिया, उस स्पेस का यूज किया और फिर वापस कर दिया। परमानेंट स्टोर नहीं करेगी। जब तक उसको नीड है रैम को, तब तक ही वो डेटा को होल्ड करने के लिए उधार मांगेगी हार्ड डिस्क से जगह, कि मेरे को डेटा स्टोर करना है, अपनी जगह थोड़ी सी मुझे दे दो, अपना स्पेस मुझे दे दो। जैसे ही उस चीज की नीड खत्म हो जाएगी, रैम वहां से जगह को खाली कर देगी। हार्ड डिस्क में कुछ भी डेटा सेव नहीं होगा। वो टेम्परेरी यूज के लिए स्पेस मांगती है हार्ड डिस्क से, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ, ये किस कंसेप्ट पे काम करता है? ये जो वर्चुअल मेमोरी है ये किस कंसेप्ट पे काम करता है? ये करता है पेज रिप्लेसमेंट। पेज रिप्लेसमेंट। जब तक जरूरत है तब तक स्पेस का यूज होगा। जैसे ही जरूरत खत्म हो जाएगी वो उसका स्पेस हार्ड डिस्क का वापस कर देगा। इसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है जो अभी हमें करने हैं। ए कंप्यूटर कैन एड्रेस मोर मेमोरी देन अमाउंट फिजिकली इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम। एक कंप्यूटर के पास ज्यादा मेमोरी है एज कंपेयर टू जो आपने फिजिकली उसमें इंस्टॉल की थी। एक्स्ट्रा मेमोरी इज एक्चुअली कॉल्ड, लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा मेमोरी दिखाई जा रही है, फिजिकली आपने कितना मेमोरी उसका डाला वो अलग बात है, लेकिन उसके अंदर शो कितना हो रहा है और उस एक्स्ट्रा मेमोरी का आप लोग क्या बोलेंगे? तो उसको आप लोग बोलेंगे वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी है क्या? वर्चुअल मेमोरी इज नथिंग जस्ट इल्यूजन ऑफ हैविंग एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। इल्यूजन है कि रैम के पास बहुत ज्यादा स्पेस, इल्यूजन क्रिएट करता है वर्चुअल में। जबकि एक्चुअल में वो स्पेस लेता है किससे? हार्ड डिस्क से। लेकिन दिखेगा क्या कि मेन मेमोरी के पास बहुत ज्यादा स्पेस है, लेकिन एक्चुअली वो स्पेस किसका होता है? हार्ड डिस्क का, सेकेंडरी मेमोरी। द मैकेनिज्म दैट ब्रिंग ए पेज इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज नीडेड इज कॉल्ड। इस मैकेनिज्म को आप लोग क्या बोलेंगे? कौन सा मैकेनिज्म है ये जिसके अंदर एक पेज को यूज में लिया जाता है? कब? जब इसकी सिर्फ जरूरत होती है। इसको बोलते हैं डिमांड पेजिंग, और इसको बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट कंसेप्ट। पेज रिप्लेसमेंट, पेज रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट।
यही था आपका पेज रिप्लेसमेंट कंसेप्ट। क्लियर? तो ये आपने पढ़ा वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी है जिसके अंदर आपको इल्यूजन क्रिएट किया जाएगा कि आपकी प्राइमरी मेमोरी के पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत बड़े साइज की है, लेकिन एक्चुअल में रैम की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए वर्चुअल मेमोरी का यूज़ करते हैं। वर्चुअल मेमोरी जो है कंसेप्ट यूज़ करती है पेज रिप्लेसमेंट का। ये जो है डेटा उधार मांगेगी हार्ड डिस्क से, स्पेस उधार मांगेगी हार्ड डिस्क से। जब तक इसको जरूरत है हार्ड डिस्क के स्पेस की तब तक उसका यूज़ करेगी, और जैसे ही इसका नीड खत्म हो जाएगी ये वहां से डेटा को रिमूव कर देगी। टेम्परेरी स्टोरेज करेगी, परमानेंट स्टोरेज नहीं करेगी। तो ये था आपका वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट। अब हम लोग आगे चलेंगे। हेडिंग डाल लीजिए बफर मेमोरी। बफर मेमोरी। बफर मेमोरी क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज है, परमानेंट डेटा को स्टोर नहीं करती। बफर मेमोरी के अंदर स्पेस उधार मांगी जाती है रैम से। स्पेस ये रैम से स्पेस मांगेगा। वर्चुअल मेमोरी में क्या था? वर्चुअल मेमोरी में स्पेस मांगा गया था हार्ड डिस्क से, लेकिन बफर मेमोरी में स्पेस मांगा जाएगा रैम से। दिस मेमोरी इज यूज्ड। इस मेमोरी का यूज कब होगा? दिस मेमोरी इज यूज्ड व्हेन डाउनलोड और प्ले ए वीडियो इन यूट्यूब। बफर मेमोरी है क्या? बफर मेमोरी के दौरान स्पेस मांगा जाएगा रैम से। कोई पूछ ले डिफरेंस क्या है बफर मेमोरी में और वर्चुअल मेमोरी में, तो वर्चुअल मेमोरी जो है स्पेस उधार मांगती है, रेंट पे मांगती है हार्ड डिस्क से, जबकि बफर मेमोरी के कंसेप्ट के अंदर ये जो है स्पेस उधार मांगती है रैम से। इस मेमोरी का यूज कब होता है? जब आप लोग या तो कोई डाउनलोड लगाते हैं या फिर वीडियो प्ले करते हैं यूट्यूब के ऊपर। समझना इस बात को। एग्जाम्पल देता हूँ आपको बफर मेमोरी का। ऐसा मानो कि आपने यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोड की, स्पीड आपकी स्लो है नेट की, या नॉर्मल जो भी स्पीड आपकी वाईफाई की, आपके नेट की, वहां पे स्टोरेज 30% दिखाएगा कि 30% डाउनलोड आपकी वीडियो हो चुकी है, लेकिन जब आप उसको प्ले करेंगे तो प्ले तो नहीं होगी। जब तक आपकी वीडियो पूरी डाउनलोड नहीं हो जाती तब तक आप उस वीडियो को प्ले नहीं कर सकते डाउनलोडिंग में जाके। वो वीडियो प्ले कब कर सकते हो? आप तब कर सकते हो जब वो 100% डाउनलोड हो जाएगी। अब बात ये आती है कि वीडियो जब तक 100% डाउनलोड नहीं हो रही तो सेव कहाँ पे हो रही है? डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर अगर आप देखोगे यूट्यूब में जाके, वहां पे एक सर्कल दिखाएगा कि इसमें डाउनलोडिंग चल रही है, इतने परसेंट डाउनलोड हो चुके हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं जितनी परसेंट हुई है एक बार उतना परसेंट तो दिखा दो हमें। लेकिन यूट्यूब ऐसा नहीं करता। वो आपको डाउनलोड हुई हुई वीडियो बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा कि 28% 30% डाउनलोडेड है, वो दिखा दे, बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। तो वो स्टोरेज जा कहाँ पे रही है? यूट्यूब के अंदर वो स्टोरेज कब दिखेगी? 100% हो जाने के बाद वो वीडियो आपको दिखेगी डाउनलोड हो चुकी है। उससे पहले 99.99% तक वो स्टोरेज जो की थी, जो वीडियो आपने डाउनलोड की थी, उसकी स्टोरेज कहाँ पे हुई? उसकी स्टोरेज आपकी हुई रैम के अंदर। रैम के अंदर वो डाउनलोड हो रही है जिसको बोलते हैं बफर मेमोरी। आपको चलेगी नहीं वो वीडियो आपके इसमें मोबाइल में, आपके सिस्टम पे। जब पूरी डाउनलोड हो जाएगी तब चलेगी, और जब तक पूरी डाउनलोड नहीं होती तब तक बफर मेमोरी के अंदर है, दैट मीन्स रैम के अंदर। टेम्परेरी स्टोर करती है डेटा इन रैम। ठीक है, टेम्परेरी स्टोर करेगी डेटा को रैम के अंदर। इसके बाद पर्पज क्या है इसका? पर्पज क्या है बफर मेमोरी का? अभी मैंने आपको समझाया था कि वीडियो जब तक डाउनलोड नहीं होगी तब तक चलेगी नहीं, तो इसका पर्पज भी यही है, टू होल्ड डेटा, टू होल्ड डेटा right before it is used, right before it is used,
ये टेम्परेरी डेटा को होल्ड करेगी तब तक जब तक उसका सही से प्रयोग नहीं किया जाता, जब तक उसको यूज में नहीं लाया जाता, तब तक उसका डेटा को स्टोर करके रखेगी। द बफर मेमोरी इज मेनली लोकेटेड इन, जो बफर मेमोरी है वो किसके अंदर लोकेटेड होती है? तो रैम के अंदर ये लोकेटेड हो, रैम के अंदर लोकेटेड होती है। बफर मेमोरी का सीधी सी बात सरल भाषा में ये है, व्हेन यू डाउनलोड एन ऑडियो और वीडियो फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, it may load the first 20% of it into a buffer and then begin to play। अगर आप कोई वीडियो या ऑडियो फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, यूट्यूब से डाउनलोड करते हैं, तो 20% की तब तक है, तब तक वो बफर में जाएगी। जैसे ही वीडियो या ऑडियो फाइल आपकी प्रॉपर पूरी डाउनलोड हो जाएगी 100%, तब वो आपकी प्ले करना शुरू करेगी। उससे पहले जो स्टोरेज थी उसकी, वो बफर मेमोरी के अंदर थी। ये था आपका बफर मेमोरी का कंसेप्ट। इसके आगे चलते हैं, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी क्या थी? ईईपी की एडवांस फॉर्म। फ्लैश मेमोरी इज एडवांस्ड फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो फ्लैश मेमोरी है वो एडवांस फॉर्म है किसका? ईईपी रोम का। ईईपी रोम का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एडवांस्ड वर्जन है फ्लैश मेमोरी आपका ईईपी रोम का। फ्लैश मेमोरी जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की मदद से डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लाइक पेन ड्राइव या यूएसबी ड्राइव, मेमोरी स्टिक्स, एसडी कार्ड्स, मोबाइल फोन्स भी आपके फ्लैश मेमोरी के अंदर आते हैं क्योंकि इसके अंदर भी डेटा आप लोग ऐसे ही सेव करते हैं। डिजिटल कैमराज आपके क्या हैं? फ्लैश मेमोरी है। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आपकी क्या है? फ्लैश मेमोरीज। क्वेश्चन ऐसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन एक नाम इनमें से कोई भी ग्रीन कलर के जो भी आपको दिखाई दे रहा है, पेन ड्राइव, मेमोरी स्टिक्स या एसडी कार्ड्स, इनमें से एक एसडी कार्ड उठा लिया। एसडी कार्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन देगा वर्चुअल मेमोरी, सेकंड ऑप्शन फ्लैश मेमोरी, थर्ड ऑप्शन कोई और मेमोरी, बफर मेमोरी, कुछ और दे देगा। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा मिलेगा यहाँ से? फ्लैश मेमोरी की एसडी कार्ड जो है वो आपका एग्जांपल है किसका? फ्लैश मेमोरी का। इस से रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं, चलिए। पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज, पेन ड्राइव को आप क्या बोल सकते हैं? फ्लैश ड्राइव, सही बात। डेटा स्टिक, हाँ, डेटा को स्टोर करने के लिए एक छोटी सी स्टिक का यूज करते हैं, ये पेन ड्राइव को स्टिक बोलते हैं। थंब ड्राइव, बिल्कुल सही बात है। तो ऑल ऑफ दीज। अदर नेम ऑफ फ्लैश ड्राइव इज, फ्लैश ड्राइव का और क्या नाम है? पेन ड्राइव, सीडी, हार्ड ड्राइव, या फिर ऑल ऑफ दीज। फ्लैश ड्राइव के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका आएगा पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव या सीडी नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश मेमोरी इज ए नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस। फ्लैश जो मेमोरी है वो आपकी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है इन विच डेटा, जिसके अंदर आप डेटा को कैन बी इरेज फिजिकली, फिजिकली तो इरेज नहीं कर सकते कि आपने पेन ड्राइव के अंदर डेटा स्टोर कर रखा है और उसके अंदर आपने हाथ मार के या फिर हाथ से रगड़ के पेन ड्राइव को डेटा साफ कर दिया हो, ऐसे तो नहीं होगा, फिजिकली तो नहीं हो सकता। कैन बी इरेज मैग्नेटिकली, मैग्नेटिकली भी नहीं होता कि इसके अंदर मैग्नेट को लगा दिया, इसके साथ मैग्नेट को लगा दिया तो डेटा इरेज हो जाए, ऐसा नहीं है। कैन नॉट बी इरेज, एक बार आपने डेटा स्टोर कर दिया पेन ड्राइव के अंदर, वो कभी वहां से रिमूव नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, पेन ड्राइव का यूज इसलिए करते हैं ताकि डेटा को रिमूव और ऐड किया जा सके। यहाँ पे ऑप्शन बचता है कैन बी इरेज इलेक्ट्रिकली, बिल्कुल सही बात है। माउस से जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स वहां पे जाते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रॉन्स आपके डेटा को डिलीट करते हैं या स्टोर करते हैं पेन ड्राइव के अंदर। तो फ्लैश मेमोरी एक क्या है? एक नॉन वोलेटाइल डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसके अंदर डेटा परमानेंट नहीं है, जब चाहो तब आप इसको डिलीट कर सकते हो, जब चाहो तब आप इसमें स्टोर कर सकते हो। फ्लैश मेमोरी इज अ लेटर फॉर्म ऑफ, फ्लैश मेमोरी जो है लेटर फॉर्म है किसका? ईरोम का, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का। विच इज द मोस्ट बेसिक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इनमें से कौन सा आपका बेसिक
नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। मोस्ट बेसिक। वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सोचें, दिमाग पे एक जोर डालें कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। नॉन वोलेटाइल जिसके अंदर डेटा रिमूव नहीं हो सकता, तो रोम। रोम जो है आपका परमानेंट स्टोर करके रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज मोर स्पीड इन एक्सेसिंग डेटा? कौन सी मेमोरीज के पास एक्सेस करने के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए ज्यादा स्पीड है? आप बोलेंगे सर एस रैम। एस रैम इज द फास्टेस्ट। क्यों? कैशे इज हिडन। इसके अंदर जो है कैशे हिडन होते हैं, ये कैशे से बनती है, इसीलिए फास्ट भी है एस रैम। और डेटा को एक्सेस करने में लिए इसके पास स्पीड बहुत ज्यादा है, कम टाइम में डेटा को एक्सेस कर देगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसएसडी? इनमें से जो है कौन सा आपका एग्जाम्पल है एसएसडी का? सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी? नहीं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यूएसबी फ्लैश ड्राइव आपका एग्जाम्पल है एसएसडी का। अब बात आती है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ यूएसबी कौन है? दोनों क्वेश्चन को कर लीजिए। यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। फाउंडर ऑफ यूएसबी अजय वी भट्ट। अजय वी भट्ट इसके फाउंडर थे। कुछ फाउंडर्स के नाम यहाँ पे और आ रखे हैं, अजय बैबेज तो नहीं है, कोई नाम नहीं अजय बैबेज, अजय वी भट्ट, ये सही है। लिख लीजिए, यूएसबी के जो फाउंडर थे वो थे अजय वी भट्ट। रे टॉमलिंसन आपके फाउंडर थे ईमेल के, इन्होंने ईमेल इजाद किया था। फिर जेम्स रसल, जेम्स रसेल, ये आपके फाउंडर थे सीडी के, इन्होंने सीडी का आविष्कार किया था, सीडी वहां बनाई थी। जेम्स रसेल इज द फाउंडर ऑफ सीडी। फिर है डेविड पॉल, एक और लिख लीजिए, डेविड पॉल, ये आपके फाउंडर थे। डेविड पॉल ग्रेक, ग्रेक नाम था, डेविड पॉल ग्रेक, ये आपके फाउंडर थे ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। ये फाउंडर्स का नाम जरूर याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। यूएसबी के फाउंडर थे अजय वी भट्ट, ईमेल के फाउंडर थे रे टॉमलिंसन, सीडी के फाउंडर थे जेम्स रसेल, ऑप्टिकल डिस्क के फाउंडर थे डेविड पॉल ग्रेक। जब ये ईमेल के बारे में पढ़ाएंगे, आपको सीडी डीवीडी या स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ाएंगे, तब इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही नाम याद रख लेना आप लोग, इसके फाउंडर कौन कौन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मेमोरी यूनिट्स के ऊपर। हेडिंग डाल लीजिए मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट, स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट क्या है? सबसे छोटी मेमोरी यूनिट, तो वो है या तो बिट, जिसको आप लोग बोलते हैं बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट का मतलब 0 और 1 पे काम सारा। बिट या बाइनरी डिजिट, 0 और 1। 1 बिट बाइनरी डिजिट, 1 बिट को आप लोग बोलेंगे बाइनरी। 4 बिट्स 1 निबल, 4 बिट्स का कलेक्शन जो है बराबर होता है 8 बिट्स, 8 बिट्स मिलके बनाती हैं 1 बाइट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 4 बिट्स इंपॉर्टेंट है और 8 बिट्स भी इंपॉर्टेंट है। 4 बिट्स 1 निबल, या फिर उल्टा पूछ सकते हैं आपसे, 1 निबल इज इक्वल टू, एक निबल किसके बराबर है, तो आप लोग बोलेंगे 4 बिट्स के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेमोरी यूनिट्स को पढ़ रहे हैं कि कैसे स्टोरेज बढ़ती है। तो देखते जाओ। सबसे पहले मैंने पढ़ा स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट क्या है, आपकी बाइनरी डिजिट, जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट पे है। 1 बिट बाइनरी डिजिट होता है, 4 बिट्स 1 निबल, 8 बिट्स 1 बाइट, 1024 बाइट्स, इसको बोलते हैं 1 केबी। 1 केबी, केबी का मतलब किलोबाइट। क्वेश्चन क्या आएगा मैं आपको बताऊंगा एग्जाम। 1024 केबी 1 एमबी, एमबी का मतलब मेगाबाइट। 1024 एमबी, 1 जीबी का मतलब, जीबी का मतलब है गीगाबाइट। गीगाबाइट 1024 जीबी, तो इसको बोलते हैं 1 टीबी। टीबी टेराबाइट। 1024 टीबी मिलके बनेंगी क्या, 1 पीबी। पीबी का मतलब होता है पेटाबाइट। पेटाबाइट 1024 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 ईबी। ईबी का मतलब है एक्साबाइट। 1024 ईबी बराबर है 1 जेडबी। जेडबी का मतलब होता है जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट मिलके क्या बनाएंगी, 1 वाईबी। वाईबी का मतलब योटाबाइट। 1024 योटाबाइट इज इक्वल टू 1 बीबी। बीबी का मतलब होता है ब्रोंटोबाइट। ब्रोंटोबाइट दिखाई दे रहा है क्या, क्लियर है। 1024 योटाबाइट्स मिलके क्या बनाएंगी, 1 बीबी। बीबी का मतलब ब्रोंटोबाइट। 1024 ब्रोंटोबाइट्स इज इक्वल टू 1 जियोबाइट। ये आपकी मेमोरी यूनिट्स थी। आपको याद कैसे करना है, क्वेश्चन इसके ऊपर क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन दे देगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जर। इन ऑप्शन में से, इन 4 ऑप्शन में से कौन से के पास स्पेस ज्यादा है, या कौन सी यूनिट बड़ी है। तो आपको इनको याद रखना है। सबसे छोटी है बिट, फिर निबल, सबसे छोटा है बिट, फिर निबल, फिर बिट्स, फिर बाइट्स, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी। इस हायरार्की को आप लोग याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल के, एग्जाम्स के लिए आगे। किलो बाइट के फॉर्मेट पे कैसे याद करेंगे, किलो बाइट। किलो का मतलब क्या होता है, हजार। हजार ग्राम। ऐसे याद कर लेना कि 0 3 लगेंगे, ग्राम से और किलो को इसमें ले जाएंगे, ऐसे करके समझेंगे। डेसिमल के फॉर्मेट पे चलेंगे, देखना कैसे। अभी तक हमने पढ़ा 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। ये 1024 का फॉर्मेट था। अभी किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट का है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 3 बाइट्स। 1 मेगाबाइट 10 की पावर 6 बाइट्स। 1 गीगाबाइट 10 की पावर 9 बाइट्स। 1 टेराबाइट 10 रेज टू द पावर 12 बाइट्स। अगर डेसिमल के फॉर्मेट में ऑप्शन दे रखे हो, डेसिमल मतलब ये पावर के रूप में। और इम्पोर्टेंट यहाँ से ये रहेगा 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 10 की पावर 9 बाइट्स। इस गीगाबाइट का रिलेशन वैसे तो एमबी के साथ होता है, मेगाबाइट्स के साथ होता है, ऊपर दिया गया था। इस गीगाबाइट्स बराबर था, गीगाबाइट्स 1 जीबी बराबर था 1024 एमबी के। लेकिन यहाँ पे हमारा डायरेक्ट रिलेशन होगा बाइट्स के साथ।
कि 1 किलोबाइट किसके इक्वल है 10 की पावर 3, 1 मेगाबाइट 10 की पावर 6 बाइट्स, 1 जीबी बराबर है 10 की पावर 9 बाइट्स। कुल मिला के बात ये पावर जो है 3 से बढ़ रही है। पेटाबाइट की बात करो तो 10 रेज़ टू पावर 15 बाइट्स हो जाएगी। 1 एक्साबाइट 10 की पावर 18 बाइट्स, 1 zettabyte 10 की पावर 21 बाइट्स, 1 yottabyte 10 की पावर 24। इंपॉर्टेंट है इसमें ये एग्जाम के लिए पूछा जाता है कि 1 गीगाबाइट इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, तो आप लोग बोलेंगे 10 की पावर 9 बाइट। क्लियर? चलिए अब मेमोरी यूनिट्स को बाइनरी फॉर्मेट पे कैसे याद करें। बाइनरी फॉर्मेट्स पे करना पड़ेगा। 1 कीबी बाइट, कीबी कीबी बाइनरी है तो बी आई बाइनरी, एबी, जीबी, केबी, पीबी ऐसे करके 1 कीबी बाइट इज इक्वल टू 2 द पावर 10 बाइट। 1 मेबी बाइट 2 की पावर 20 बाइट्स, 1 जीबी बाइट 2 की पावर 30 बाइट्स। पावर यहाँ पे 10-10 बढ़ेगी, बेस बनेगा 2, क्योंकि बाइनरी में बात कर रहे हैं और बाइनरी डिजिट 2 होते हैं तो 2 की पावर में चलेंगे। और यहाँ पे जीबी तो बी आई लग जाएगा बाइनरी के लिए, जीबी बाइट 2 की पावर 40 बाइट्स, 2 की पावर 50 बाइट्स, 2 दी पावर 60, 2 दी पावर 70 बाइट्स, दी पावर 50 बाइट्स। आपको थोड़ा सा इनको समझ के याद करना है। सबसे पहले हमने बेसिक किया था स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट बिट और बाइनरी डिजिट के फॉर्मेट पे, ये डायरेक्ट रिलेशन था। इसके बाद हमने किया डेसिमल फॉर्मेट, डेसिमल 10, ठीक है 10 के फॉर्मेट पे 10 की पावर 3, 6, 9, 12 तीन का डिफरेंस था पावर में। इसके बाद हमने किया मेमोरी यूनिट को बाइनरी फॉर्मेट पे, बाई बी आई से रिप्रेजेंट किया बाइनरी को और 2 की पावर में चलेगा फॉर्मेट और पावर जो है 10-10 से बढ़ती जाएगी। इसके बाद हम लोग करेंगे बाइनरी वर्सेस डेसिमल। यहाँ से कंफर्म है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक क्वेश्चन मेमोरी यूनिट का यहाँ से है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन उठ के आएगा। सबसे पहले आएगा किलोबाइट, रिप्रेजेंट करेंगे केबी से। इसको आप लिख सकते हैं 1000 बाइट्स, 1000 बाइट्स, या फिर 10 रेज टू द पावर 3 बाइट्स, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था 1 किलोबाइट 10 रेज टू द पावर 3 बाइट्स। यही बात थी कि बाइनरी और हम लोग डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हुए जा रहे। किलोबाइट था, फिर कीबी बाइट है। कीबी बाइट का मतलब है 1024 बाइट्स और इसको रिप्रेजेंट करेंगे टू दी पावर 10 बाइट। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। जो मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, ये आप लोग अगस्त और सितंबर में जब मेंस होंगे तब आप मुझे बताएंगे कि किससे क्वेश्चन आए थे सर। एक ये कंसेप्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन। इन दोनों फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट पर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर। इन दो फॉर्मेट में से एक ये फॉर्मेट और एक ये 1 मिलियन बाइट्स, 1 मिलियन बाइट्स, तो इसको लिख देना 1 MB। 1 मिलियन बाइट जो है बराबर होती है 1 MB के। 1 ट्रिलियन बाइट्स बराबर होती हैं 1 TB के। MB और TB के बीच में आता है 1 बिलियन बाइट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 GB, क्योंकि MB और TB के बीच में GB आता है। क्लियर? एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ लिया जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपकी मेमोरी और मेमोरी यूनिट्स का कंसेप्ट। जो इंपॉर्टेंट बातें थी, जो थ्योरी थी, वो मैंने आपको समझा दी। वर्चुअल मेमोरी क्या है, बफर मेमोरी क्या है,
इनकी यूनिट्स क्या क्या है, बाइनरी के फॉर्मेट पे क्या है, डेसिमल के फॉर्मेट पे क्या है, वो मैंने आज आपको समझा दिया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, एमएस ऑफिस को स्टार्ट करेंगे। बहुत लेंथी कंसेप्ट है, याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन याद करने से पहले हम उनको बारीकी से समझेंगे और फिर उनसे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।